नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव गैनी मिड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो कल तक हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के सभी पर्वत पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रायद्वीपीय भारत के पठार। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पढ़ने से पहले हम लोगों को समग्र रूप से ये पढ़ना पड़ेगा कि जितने भी हम लोग के दक्षिण भारत की स्टेट हैं, ठीक है, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत का फैलाव है, तो हम लोग ये आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जितने भी प्रायद्वीपीय भारत के जो स्टेट हैं जिसमें प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत शिखर आते हैं, जिनकी कहीं कहीं छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं, तो उन छोटी श्रृंखलाओं को जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनको हम लोग आज स्टेट वाइज यानी राज्यवार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था होलिस्टिक अप्रोच में पठारी क्षेत्रों के जितने भी पर्वत हैं, लेकिन अब हम लोग स्टेट वाइज यानी राज्य वाइज हम लोग सभी पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग सीधे चलते हैं। एमपी राज्य से शुरू करेंगे और उड़ीसा तक, मतलब एमपी से होते हुए तमिलनाडु तक और तमिलनाडु से होते हुए उड़ीसा तक हम लोग आज के जो हम लोग का जो जर्नी है वो एमपी से शुरू होगी गुजरात तक, फिर ऐसे साउथ की ओर जाएगी और साउथ से फिर उड़ीसा की ओर। मतलब हम एमपी से उड़ीसा तक सभी राज्यों में अवस्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे और कुछ राज्यों की जो सर्वोच्च शिखर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हेडिंग डालिए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। देखिए जो मध्य प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, मेनली रूप से मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएं हम लोग को पढ़नी है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगी विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं उनका विस्तार मध्य प्रदेश से लगाकर, कल मैं बताया था यहाँ ऐसी फैले हुई हैं। देखिए ध्यान से देखिए मैप में, विंध्याचल की पहाड़ियां कुछ ऐसी फैली हुई हैं और जो विंध्याचल की पहाड़ियों का जो पूर्वी विस्तार है वो कहाँ खत्म होता है? बिहार में। और बिहार में उसको क्या कहते हैं? कैमूर की पहाड़ियां। तो ये जो पूर्वी विस्तार है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में अवस्थित विंध्याचल की पहाड़ियों का जो पूर्वी विस्तार है वह बिहार में अवस्थित है। ठीक है, और जो बिहार में पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कैमूर की पहाड़ियां। तो यहां पे लिख लीजिए कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, जिसका बिहार में पड़ेगा। तो बिहार में तो अभी मैं मैप नहीं बनाया हूं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है एमपी में अवस्थित पहाड़ियां। तो एमपी में ये हो जाती है विंध्याचल, विंध्य रेंज। तो विंध्य रेंज हो जाती है एमपी में। अब जो दूसरा हमको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो हो जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो मुख्यतः तीन पर्वत श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। एक हो जाता है मैकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अमरकंटक, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 1057 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाती है? अमरकंटक। तो इसको लिख लीजिए अमरकंटक, अमरकंटक। और ये जो पर्वत श्रृंखला हो जाती है, इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला? मैकाल की पर्वत श्रृंखला। मैकाल की पहाड़ियों में कौन सा हिल स्टेशन, कौन सा ये पर्वत चोटी शिखर स्थित है जिसको कहते हैं अमरकंटक। तो मैकाल की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंचा शिखर है उसको संज्ञा दी गई है अमरकंटक की। तो इसको कहते हैं मैकाल की पहाड़ियां। ये जो है इसको कहते हैं मैकाल की पहाड़ियां। फिर जब हम मध्य साइड में जाएंगे तो एमपी के मध्य में ही स्थित है, इसको कहते हैं महादेव की पहाड़ियां। और जो महादेव की पहाड़ियां हैं, इसमें महादेव की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको कहते हैं हम लोग धूपगढ़। ठीक है, ये हो जाता है धूपगढ़।
इसको कहते हैं धूपगढ़। और धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर, यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो देखिए मैं स्टेट वाइज करा रहा हूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पहले मैं क्या बताया, पहले मैं बताया मैकाल पर्वत श्रेणी, और मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, अमरकंटक, जो पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं स्टेट वाइज करा रहा हूं तो फिर से बताना पड़ेगा। तो अब मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अमरकंटक, और अमरकंटक मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अमरकंटक को यहां पर लिख लीजिए आप लोग, अमरकंटक जो है एमपी की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक। ठीक, तो एमपी की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाती है अमरकंटक, और धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसको कहते हैं धूपगढ़, जो कि किस पर्वतमाला में स्थित है, सतपुड़ा पर्वत में स्थित कौन सी पहाड़ियां हैं ये, महादेव की पहाड़ियां। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और देखिए तीसरा जो विस्तार है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का वो हो जाता है राजपीपला, जो कि जिसका ज्यादा पार्ट किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गई मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए मध्य प्रदेश से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या बनता है कि अमरकंटक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महादेव की पहाड़ियों का विस्तार किस राज्य में है, तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, वरन महादेव की पहाड़ियों की भी सबसे ऊंची चोटी है, वो किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं इतना रब कर देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो मैपिंग में। ठीक है, देखिए ये था धूपगढ़, और ये था अमरकंटक जो कि मैकाल की पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित था। देखिए अब जो हम लोग को पढ़ना है कि गुजरात राज्य में अवस्थित कुछ छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको हम लोगों को पढ़ना है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आप लोग प्रायद्वीप देख रहे हैं, प्रायद्वीप क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल है और इधर भी जल है। तो ये जो प्रायद्वीप है इसको कहते हैं कच्छ का प्रायद्वीप। ठीक है, और ये जो प्रायद्वीप है गुजरात का, इसको कहते हैं काठियावाड़ का प्रायद्वीप। और ये जो खाड़ी बनती है इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी, और ये जो खाड़ी बनती है इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो मैं इसको भी रब कर दे रहा हूं थोड़ा। देखिए ठीक है, तो ये हो गया कच्छ का प्रायद्वीप, ये हो गया काठियावाड़ का प्रायद्वीप, ये हो गया कच्छ की खाड़ी, और ये हो गई खंबात की खाड़ी। ठीक है, अब देखिए गुजरात राज्य में कुल दो हम लोग को पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी है। एक होती है गिर पर्वत श्रृंखला, इसको कहते हैं गिर पर्वत श्रृंखला, गिर पर्वत श्रृंखला। और गिर पर्वत श्रृंखलाओं में ही गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो ठीक है, तो यही गिर पर्वत श्रृंखला में ही गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि किसके लिए फेमस हो जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये जो हिल है, ये जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है आप लोग को, इसको कहते हैं मांडव की पहाड़ियां। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है मांडव की
पहाड़ियां और मांडो की पहाड़ियां भी अमरकंटक की तरह अरीय अपवाह तंत्र का केंद्र है। जैसे अरीय अपवाह तंत्र मैंने कल बताया था आप लोग को, जैसे कोई भी पर्वत होता है या पर्वत शिखर होता है, अगर उससे अरीय दिशा यानी रेडियली डायरेक्शन में नदियां निकलती हैं तो उसको कहते हैं अरीय अपवाह तंत्र। यानी कोई भी पर्वत या पठार जहां से नदियां रेडियली डायरेक्शन मतलब क्या होता है, अरीय दिशा, मतलब जैसे होता है सर्किल, तो सर्किल की जो रेडियस होती है उस डायरेक्शन में अगर नदियां निकलती हैं तो उसको कहते हैं अरीय अपवाह तंत्र। तो भारत में मुख्यतः कुल 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अरीय अपवाह तंत्र का केंद्र है। मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में अगर आप लोग देखेंगे तो अमरकंटक अरीय अपवाह तंत्र का केंद्र है, और गुजरात में अगर देखें तो ये जो पहाड़ियां दिख रही हैं मांडो की पहाड़ियां, ये भी अरीय अपवाह तंत्र का केंद्र है। और यहां से मुख्यतः 3 नदियां निकलती हैं। देखिए आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, भोगवा नदी। भोगवा नदी लोथल, आप लोग पढ़ेंगे इतिहास में कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो वो था भोगवा नदी। तो ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं, ये नदी, ये जो नदी ऊपर की ओर जा रही है, इसका नाम है भोगवा नदी। भोगवा नदी, ये जो नदी मांडो की पहाड़ियों से नीचे की ओर आ रही है, मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं, इसको कहते हैं शतुरंजी नदी। ठीक है, ये जो नदी नीचे की ओर आ रही है इसको कहते हैं शतुरंजी नदी। और एक नदी जो देखिए, ये नदी जो नीचे की ओर आ रही है, मांडो की पहाड़ियों से नीचे की ओर आ रही है, उसको कहते हैं हम लोग शतुरंजी नदी। यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, शतुरंजी नदी। ठीक है, और एक नदी जो मांडो की पहाड़ियों से दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही है, इसको कहते हैं भादर नदी। इसका नाम है भादर नदी। ठीक है, तो देखिए मांडो की पहाड़ियां भी अरीय अपवाह तंत्र का केंद्र है, जहां से मुख्यतः 3 नदियां निकलती हैं। अगर देखा जाए, एक शतुरंजी नदी, एक हो जाती है भादर नदी, और एक हो जाती है भोगवा नदी। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मांडो की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं, तो उसका आंसर क्या देंगे आप लोग, गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए शतुरंजी नदी किस राज्य में अवस्थित है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा कि वह गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भोगवा नदी, जिसके किनारे हड़प्पा संस्कृति की एक स्थल जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं लोथल, जो कि एक डॉकयार्ड था, ठीक है, या बंदरगाह था, वह किस राज्य में अवस्थित है, उसका भी आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में अवस्थित है। और भादर नदी जो कि मांडो की पहाड़ियों से निकलती है, वो किस राज्य में है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। ठीक है, अब तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश और गुजरात में अवस्थित पहाड़ियों के बारे में परिचर्चा की है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, तो मैं थोड़ा और रब कर दे रहा हूं। ठीक, देखिए ये है अपना महाराष्ट्र। ये जो पूरी सीमा आप लोग देख रहे हैं, ये है महाराष्ट्र की सीमा। और ये जो आप लोग देखे थे मध्य प्रदेश में, जिसको कहते थे महादेव की पहाड़ियां, जिसकी सर्वोच्च शिखर कौन था, जिसका सर्वोच्च शिखर था धूपगढ़। तो ये महादेव की पहाड़ियों का जो दक्षिणतम विस्तार है, जो कि एमपी में अवस्थित है, उसको कहते हैं गाविलगढ़ की पर्वत श्रृंखलाएं, यानी गाविलगढ़ की पहाड़ियां। तो ये जो आप जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, यह महादेव की पहाड़ियों का ही दक्षिणी विस्तार है। ये पहाड़ियां महादेव की पहाड़ियों का ही दक्षिणी विस्तार है, जो कि कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, जिसको कहते हैं हम लोग गाविलगढ़। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसका नाम हो जाता है गाविलगढ़, यानी गाविलगढ़ की पर्वत पहाड़ियां। ठीक है, तो गाविलगढ़ की पर्वत, अगर पहाड़ियों के बारे में पूछ लिया जाए कि गाविलगढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और आप लोगों से यह भी पूछा जाता है कि गाविलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो किन पहाड़ियों का दक्षिणतम विस्तार है, यह भी पूछा जा सकता है। तो गाविलगढ़ की पहाड़ियां जो हैं वो ये महादेव की पहाड़ियों का ही दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब गाविलगढ़ की पहाड़ियों के दक्षिण में अगर आएंगे तो ये पड़ती है अजंता की पहाड़ी। इसको कहते हैं, ये जो पहाड़ियां हैं इसको कहते हैं अजंता की पहाड़ियां। ठीक है, और अजंता की पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो इस पहाड़ी को कहते हैं,
ये जो पहाड़ी आप लोग को दिख रही है इसको कहते हैं गाविलगढ़, ये हो गया अजंता, और इस पहाड़ियों को कहते हैं सतमाला की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी। ठीक है, तो सतमाला की पहाड़ी हो गई, और सतमाला की पहाड़ी के दक्षिण में ही ये एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रेंज। और हरिश्चंद्र रेंज के जस्ट दाएं में एक रेंज स्थित है जिसको कहते हैं बालाघाट, बालाघाट की पहाड़ियां, बालाघाट। ठीक है, तो हम लोग को महाराष्ट्र में मुख्यतः कुल 5 पहाड़ियां पढ़नी है। देखिए, गाविलगढ़ की पहाड़ी जो कि महादेव की पहाड़ियों का दक्षिणतम विस्तार है। ठीक है, गाविलगढ़ की पहाड़ियों के दक्षिण में ही अजंता की पहाड़ी पड़नी है, और अजंता की पहाड़ी के दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में है सतमाला की पहाड़ी, और सतमाला पहाड़ी के दक्षिण में है हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, और हरिश्चंद्र के दाएं जो पहाड़ी हो जाती है उसको कहते हैं बालाघाट की पहाड़ियां। तो महाराष्ट्र राज्य में कुल 5 पहाड़ियां हम लोग को पढ़नी है, मुख्यतः गाविलगढ़ की पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी और बालाघाट की पहाड़ी। तो आप लोगों से ऐसे देता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन देगा बालाघाट की पहाड़ी, ठीक है, गाविलगढ़ की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, और एक दे देगा महादेव की पहाड़ी। तो महादेव की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित हो जाएगी? हाँ, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश वाला ऑप्शन आप लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसीलिए मैं ये सभी पहाड़ियां बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछता है। ठीक है, राज्य, हर राज्य से पहाड़ियों का नाम दे देगा, आप लोगों से कहेगा कौन सी पहाड़ी इस राज्य में अवस्थित नहीं है, तो इसीलिए इसको नोट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जो गाविलगढ़ की पहाड़ी है वो महादेव की पहाड़ियों का दक्षिणतम विस्तार है, फिर इसके दक्षिण में अजंता, और इसी के दक्षिण पश्चिम में सतमाला की पहाड़ी, और सतमाला की पहाड़ियों के दक्षिण में ही हरिश्चंद्र की पहाड़ी, और हरिश्चंद्र के दाएं अगर देखेंगे तो बालाघाट की पहाड़ी। तो कुल मुख्यतः 5 पहाड़ियां पढ़नी है महाराष्ट्र में। एक हो गई गाविलगढ़, दूसरी हो गई अजंता, तीसरी हो गई सतमाला, चौथी हो गई हरिश्चंद्र, और 5वीं हो गई बालाघाट। यानी कुल 5 पहाड़ियों को हम लोग को महाराष्ट्र में याद रखना है, क्योंकि ये सभी पहाड़ियां एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, और 2 पर्वत शिखर भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, मैं थोड़ा और रब कर देता हूं ताकि यहां पे खिचड़ी न पक जाए, इतना एक ही जगह हो गया है। देखिए, ये हो गया गाविलगढ़ की पहाड़ी, ये हो गया अजंता की पहाड़ी, और ये हो गया सतमाला की पहाड़ी। ठीक है, और इसके नीचे आप लोगों ने देखा था हरिश्चंद्र की पहाड़ी और बालाघाट की पहाड़ी। देखिए, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र, बालाघाट, और ये किसकी पहाड़ियां थी? सतमाला की पहाड़ियां, सतमाला की पहाड़ियां। तो देखिए, सतमाला के दक्षिण में और हरिश्चंद्र के उत्तर में एक पर्वत शिखर पाया जाता है जिसका नाम हो जाता है कलसूबाई। कल भी मैंने इसको पढ़ाया था। तो कलसूबाई यहां पे लिख लीजिए, कलसूबाई, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 1646 मीटर। यह महाराष्ट्र राज्य की सर्वोच्च शिखर है। मतलब कलसूबाई जो कि सतमाला के दक्षिण में और हरिश्चंद्र के उत्तर में अवस्थित है, यह महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, और जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1646 मीटर। क्लियर? अब अगर आप देखेंगे तो हरिश्चंद्र के दक्षिण में एक और चोटी आप लोग को दिख रही होगी, इसका नाम हो जाता है, हरिश्चंद्र के दक्षिण में आप लोग देखिए एक और चोटी दिख रही है जिसका नाम हो जाता है महाबलेश्वर। तो ये जो महाबलेश्वर है यह महाराष्ट्र राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो ये हो जाता है महाबलेश्वर, और ये महाराष्ट्र की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक। यानी महाराष्ट्र राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? महाबलेश्वर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर थी। और अगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर थी। उसी तरह से
महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो कि सतमाला के दक्षिण में और हरिश्चंद्र के उत्तर में अवस्थित है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाता है कलसूबाई। कलसूबाई। और कलसूबाई की ऊंचाई कितनी थी? कलसूबाई की ऊंचाई हो जाती थी 1646 मीटर। ठीक है, तो यह महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी। और दूसरी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है महाबलेश्वर, जो कि हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया सभी पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वत चोटियां जो कि महाराष्ट्र राज्य से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आगे समझने में आसानी हो सके। देखिए, अब तक हम लोगों ने पढ़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित पहाड़ियां और उनकी चोटियां। ठीक है, और उनके सर्वोच्च शिखर, एमपी का सर्वोच्च शिखर और महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर। अब हम लोग आते हैं कर्नाटक के साइड। ठीक है, तो कर्नाटक में अगर हम लोग को जो पढ़ना है, देखिए कर्नाटक में जो हम लोग को पढ़ना है, कर्नाटक में मुख्यतः 2 पहाड़ियों को पढ़ना है और 1 पर्वत शिखर को पढ़ना है। ठीक है, ये जो आप लोग पहाड़ी देख रहे हैं इसको कहते हैं बाबा बुदन हिल, बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां। और यह मुख्यतः लौह अयस्क के भंडार के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो यह जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, यह लौह अयस्क के भंडार के दृष्टिकोण से, मतलब इन पहाड़ियों में लौह अयस्क के भंडार हैं। ठीक है, जिनका माइनिंग करके इनको, यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसको कहते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह। तो यहाँ से लोहे की माइनिंग की जाती है और न्यू मंगलोर बंदरगाह के द्वारा ईरान को एक्सपोर्ट किया जाता है। किस कंट्री को? ईरान को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाबा बुदन की पहाड़ियों में जो लौह अयस्क का भंडार अवस्थित है, तो उसका जब खनन किया जाता है तो उसको किस पोर्ट के माध्यम से विदेशों को भेजा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा न्यू मंगलोर। ज्यादातर जो होता है, ज्यादातर अयस्क न्यू मंगलोर पोर्ट से विदेशों को भेजा जाता है। और न्यू मंगलोर पोर्ट एक मेजर पोर्ट है, मतलब एक प्रमुख बंदरगाह है। एक सबसे जो 13 मेजर पोर्ट है उनमें से एक है न्यू मंगलोर पोर्ट। ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये हो गया। बाबा बुदन की पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में आप लोग देखेंगे तो कुद्रेमुख की पहाड़ियां हैं। ये जो है, ये इनको कहते हैं कुद्रेमुख की पहाड़ियां, कुद्रेमुख। ठीक है, तो कुद्रेमुख की पहाड़ियां भी कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कुद्रेमुख की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं, यह भी हो जाएगा कर्नाटक। और यह भी, मतलब कुद्रेमुख भी लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां से भी माइनिंग करके न्यू मंगलोर एयरपोर्ट से जो लौह अयस्क है वो ईरान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और इसके बीच में ही, मतलब बाबा बुदन हिल और कुद्रेमुख के बीच में एक पर्वत शिखर पाया जाता है जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं मुलयानगिरी पर्वत शिखर। ठीक है, यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा, मुलयानगिरी पर्वत शिखर। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो मुलयानगिरी पर्वत शिखर है वो किन 2 पहाड़ियों के बीच अवस्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख की पहाड़ियों के बीच कर्नाटक राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है, जिसको कहते हैं हम लोग मुलयानगिरी पर्वत शिखर। और ये जो मुलयानगिरी पर्वत शिखर है यह किन 2 पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है, उसका आंसर हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख की पहाड़ियां। तो कर्नाटक राज्य से मुख्यतः 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहाड़ियों से संदर्भित। पहला हो जाता है बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है, कर्नाटक। दूसरा हो जाएगा कुद्रेमुख की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है, कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ियां लौह अयस्क के भंडार की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यहां से जो खनित जो अयस्क है, लौह अयस्क है, उसको न्यू मंगलोर के
वो न्यू मंगलोर बंदरगाह के द्वारा कहाँ भेजा जाता है, विदेशों को भेजा जाता है। और उसमें से मुख्य जो देश है, जो मुख्य इंपोर्टिंग कंट्री है, वो हो जाती है ईरान। और कुद्रेमुखी खानों से भी लौह अयस्क का खनन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो पूछ लिया जाता है कि कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, जो कि बाबा बुदन हिल और कुद्रेमुख के बीच में अवस्थित है, उसका नाम हो जाता है मुलयानगिरी पर्वत शिखर। तो ये जरूर याद रखिएगा, मुलयानगिरी पर्वत शिखर किस राज्य में अवस्थित है, तो उसका आंसर हो जाता है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं केरल। केरल को पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगने वाला है, तो केरल को पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ के पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये जो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये मैं कल के लेक्चर में डील करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ में अवस्थित पर्वत पहाड़ियों के बारे में पढ़ने। और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो हम लोग को पहाड़ियाँ पढ़नी है, वो मुख्यतः 2 पहाड़ियाँ पढ़नी है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ के ये उत्तर में जो पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, देखिए ये जो छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ जो अवस्थित हैं, इनको कहा जाता है देखिए यहाँ पे है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में 2 पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ठीक है, एक पहाड़ी जो सबसे दक्षिण में अवस्थित है, इसको कहते हैं बालघाट, इसको कहते हैं जो छत्तीसगढ़ के सबसे जो दक्षिणतम भाग में जो अवस्थित है, इसको कहते हैं बेलाडीला की माइन। बेलाडीला की माइन यानी बेलाडीला माइन मैं इसलिए बोल दिया, देखिए माइन तो नहीं होगा, बेलाडीला की पहाड़ियां होंगी। माइन जो है इन्हीं पहाड़ियों में अवस्थित है। ठीक है, तो बेलाडीला की यहां पे लिख लीजिए पहाड़ियां। ठीक है, तो जो बेलाडीला की पहाड़ियां हैं वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग में अवस्थित हैं। और यह भी बेलाडीला की पहाड़ियों में बेलाडीला की खानें हैं, जो कि आयरन ओर के उत्पादन की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसमें भी लौह अयस्क की बाहुल्यता है। किसकी? लौह अयस्क की बाहुल्यता है। किसमें? बेलाडीला की खानों में, जो बेलाडीला की पहाड़ियों में है, उनमें लौह अयस्क की बाहुल्यता है। और बेलाडीला से ही जो लौह अयस्क है, हम लोग यहाँ पे है विशाखापट्टनम, ध्यान से देखिएगा, ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि गहराई की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो हो जाता है विशाखापट्टनम। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि विशाखापट्टनम मतलब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। और जो बेलाडीला की खानों से जो लौह अयस्क जिसका माइनिंग की जाती है, लौह अयस्क की माइनिंग करने के बाद लौह अयस्क को विशाखापट्टनम के द्वारा जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि जो बेलाडीला की खान है वो किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो बेलाडीला की खान किस राज्य में हो जाएंगी? बेलाडीला की खान हो जाएंगी छत्तीसगढ़ में। और जो बेलाडीला की खानों से जो उत्पादित जो लौह अयस्क है वो किस देश को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा जापान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता हो जाती है, ये जो बेलाडीला की पहाड़ियां हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भारत की सबसे बड़ी ऑटोमेटेड माइन है। ये जरूर लिख लीजिए आप लोग कि यह भारत की सबसे बड़ी स्वयं संचालित मतलब ऑटोमेटेड माइन है। माइन माना खान है। ठीक है, समझ पाए आप लोग क्या मैं कर रहा हूं कि जो बेलाडीला में जो माइनिंग होती है, और माइनिंग के द्वारा जो कन्वेयर होता है, कन्वेयर मतलब ऐसा मशीन का पार्ट होता है जिस पर लौह अयस्क अपने आप जहां से माइनिंग हो रही वहां से लेकर, और जो रेल की पटरियां हैं, वहां पे रेल की पटरियां भी बिछी हुई हैं, वहां तक जो रेल के डिब्बों में सब
जो माइन से जो निकला हुआ लौह अयस्क है उसको डंप करती हैं। ये सभी प्रोसेस, ये सभी जो क्रिया है, ये सभी ऑटोमेटेड है, यानी स्वयं संचालित है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी स्वयं संचालित माइन यानी खान कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाता है बेलाडीला की खान, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑटोमेटेड माइन है। ठीक है, तो ये हो गया बेलाडीला के बारे में। और बेलाडीला के ऊपर ही देखिए, यहां पे पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं इसको रब कर रहा हूं। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये जो बेलाडीला की माइन है वह मतलब छत्तीसगढ़ के किस जिले में अवस्थित है, ये जो बेलाडीला है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में अवस्थित है, तो उसका आंसर हो जाता है बस्तर। तो यहां पे लिख लीजिए, जो बेलाडीला है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के ऊपर है डल्ली राजहरा। ठीक है, यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, डल्ली राजहरा। तो डल्ली राजहरा की पहाड़ियां जो है वो दुर्ग में अवस्थित हैं। दुर्ग मतलब छत्तीसगढ़ का एक जिला है, जनपद है दुर्ग। तो दुर्ग में डल्ली राजहरा की पहाड़ियां अवस्थित हैं, जिसमें भी आयरन ओर की प्रधानता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः दो जो जगह हैं वो आयरन ओर की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला बेलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अवस्थित है, और दूसरा डल्ली राजहरा, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये दोनों माइन जो हैं, ये दोनों जगहें आयरन ओर की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और भारत की जो सबसे बड़ी ऑटोमेटेड माइन हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, बेलाडीला की खानें, जो कि बेलाडीला जगह में स्थित है। और बेलाडीला किस राज्य में, किस जिले में अवस्थित है, बस्तर। अगर देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं मैं बताता हूं। देखिए, पूछ लिया जाता है कि भारत की जो आयरन ओर की प्रधानता है किन दो क्षेत्रों में सबसे अधिक है। तो आयरन ओर की प्रधानता जो है, एक कर्नाटक में पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, कर्नाटक में क्या क्या पढ़ा हम लोग के, बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख की पहाड़ियों में आयरन ओर यानी लौह अयस्क की प्रधानता है। और छत्तीसगढ़ में जो दो जगह हैं, डल्ली राजहरा और बेलाडीला, तो डल्ली राजहरा और बेलाडीला में आयरन ओर की प्रधानता है। ठीक है, और ये जो बेलाडीला से जो आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला जाता है, उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और डल्ली राजहरा का जो है, इसको पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, पारादीप बंदरगाह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़े जो ऑटोमेटेड माइन होती है उसका नाम हो जाता है बेलाडीला की माइन। ठीक है, अब देखिए, जो ये सबसे उत्तर में अवस्थित है छत्तीसगढ़ के, ये आप लोग नाम 16 पिक्चर देखे होंगे, उसमें एक जगह का जिक्र हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग कल के लेक्चर में ये बताइए कि ये कौन सी जगह है, जिसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप लोग को हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो और पढ़ाने की शैली आप लोग को अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी कमियां हैं हमारे पढ़ाने की शैली में, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।